हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टमेट चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि वैकेंसीज आई है हमारी बीटीएससी की, इसमें काफ़ी सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स देखने को मिले हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल एंड ऑल दैट। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। और आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो इसके लिए मैं सभी को वर्ल्ड हेल्थ डे पे ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगी। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक रिगार्डिंग एंटेरिक फीवर कि एंटेरिक फीवर क्या होता है, इसके डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंटेरिक फीवर एंटेरिक फीवर में फर्स्टली हम देखते हैं ओवरव्यू क्या होता है एंटेरिक फीवर का। तो एंटेरिक फीवर इज अ सिस्टमिक इन्फेक्शन प्राइमरीली काउज्ड बाय साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी। एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से कॉज होता है। अब बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसके सेरोटाइप जो है टाइफी है, जो टाइफाइड फीवर कॉज करता है, या इसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके दूसरे सेरोटाइप जो हैं उसको हम लोग पैराटाइफी बोलते हैं, और पैराटाइफी सेरोटाइप होने की वजह से इसको हम पैराटाइफाइड फीवर भी बोलते हैं। तो इसके स्पीशीज अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक टाइफी है, दूसरा पैराटाइफी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन कि टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे फैलता है। तो फर्स्ट इज फीको ओरल रूट, often through contaminated food and water। फीको ओरल रूट, अगर हैंड हाइजीन वगैरह मेंटेन जहाँ पे नहीं होते हैं, स्ट्रीट फूड्स होते हैं, वहाँ पे हम अनहाइजीनिक चीज़ों को मेंटेन करते हैं, विदाउट हैंड वॉशिंग वगैरह बिना किए हुए हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, तो हमें इस रूट से टाइफाइड फीवर होने के 100% चांसेस होते हैं। दूसरा रूट है हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे कि मैंने अभी बताया, एग्जाम्पल दिया स्ट्रीट फूड्स। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो होते हैं नाउ डेज स्ट्रीट फूड को प्रायोरिटाइज करते हैं। कुछ भी हुआ तो स्ट्रीट फूड कंज्यूम कर लिया, बट हमें वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि ये सारे फूड्स हमें कभी ना कभी एंटेरिक फीवर और टाइफाइड जैसे बीमारी से ग्रसित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी हैबिटेट क्या होती है, कहाँ ये पाया जाता है, क्या हैबिटेट होती है। तो मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज विथ पुअर सैनिटेशन। जैसे मैं हाइजीन, सैनिटेशन एक्सेट्रा चीज़ों पे बातें कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो है सैनिटाइजेशन एंटेरिक फीवर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम इसमें सैनिटेशन प्रॉपरली नहीं रखें, पुअर है हमारा, अच्छे से हैंड हाइजीन, क्लीननेस, नीटनेस, ये सारी चीज़ हम नहीं मेंटेन कर रहे हैं, नहीं अपने डेली रूटीन में लेकर के आ रहे हैं, दिनचर्या में लेके आ रहे हैं, तो हमें ये इन्फेक्शन, ये बीमारी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा मैंने बताया डेवलपिंग कंट्रीज़, जो भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें ये सारे इन्फेक्शन एंटेरिक फीवर का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द एपिडेमोलॉजी। तो एपिडेमोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट आता है रिस्क फैक्टर आता है। रिस्क फैक्टर्स में हम फर्स्ट देखेंगे कि पुअर हाइजीन, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड ओवर क्राउडिंग। जहाँ पे ओवर क्राउडिंग एरियाज़ है, हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं है, वो सारी चीज़ हमारे रिस्क फैक्टर बन जाते हैं टाइफाइड एंटेरिक फीवर के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है, कितने दिनों तक हमें इसका एंटेरिक फीवर का असर रहता है हमारे बॉडी में, इनिशियल डेज क्या होते हैं। तो हमारा जो उसका कंप्लीट ड्यूरेशन जो रहता है वो 6 to 30 डेज़ का रहता है, 6 से 30 दिन का ड्यूरेशन रहता है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें हमारा एंटेरिक फीवर का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग द सिम्टम्स, क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं एंटेरिक फीवर के। एंटेरिक फीवर में हमारे कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं वो हैं प्रोलॉन्ग फीवर जो है हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसके साथ साथ हम एब्डोमिनल पेन,
पेट में दर्द हो गया, हेडेक हो गया, डायरिया लाइक या कॉन्स्टिपेशन लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या कुछ पेशेंट्स के केसेस में रोज स्पॉट्स, रेड कलर के रैशेज, डार्क टाइप के बॉडी में स्किन रैशेज दिखाई देते हैं। ये सारे सिम्टम्स हो गए एंटेरिक फीवर के। जैसे कि आप यहाँ डायग्रामेटिकली देख सकते हो, मैंने कुछ स्लाइड्स अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पे। ये हो गया हाई फीवर। नेक्स्ट वन इज चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे कि मैंने भी बताया, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, हाई फीवर होना, रोज स्पॉट्स जैसी चीज़ें सिम्टम्स हमें दिखाई देगी जब पेशेंट जो सफ़र कर रहे होते हैं एंटेरिक फीवर से। वॉमिटिंग, डायरिया, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंटेरिक फीवर। अब हम लोग बढ़ते हैं रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो क्लिनिकल असेसमेंट हमें फर्स्टली करना होता है रिगार्डिंग दी हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। पेशेंट का हमें हिस्ट्री और क्या सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, उन्हें क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या उनका हिस्ट्री था, इससे रिलेटेड कोई अभी डिजीज़ हुआ है उनको रिसेंटली या नहीं हुआ है, वो चीज़ हमें देखना होता है। तो इसको हम बेसिकली डायग्नोसिस का एक फार्मूला टाइप का मैंने जनरेट किया है, जिससे आपको याद करने में, समझने में और एक परीक्षा की तैयारी करने में आपको किसी टाइप की परेशानी ना होगी। तो इसमें डायग्नोसिस के लिए जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ट्रिक एंड टिप्स, वो है BASU। इस B स्टैंड फॉर क्या होता है, ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर जो फर्स्ट वीक में जब पेशेंट जैसे ही एंटेरिक फीवर से सफ़र कर रहा होता है, उसे ये बीमारी के स्टार्टिंग डेज होते हैं, तो उसमें जो डायग्नोसिस के लिए हम लोग जाते हैं वो फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर के लिए जाते हैं। जैसे ही फर्स्ट वीक हो गया, फर्स्ट वीक से ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग लंबे समय तक ये बीमारी खिंच रही है, बढ़ रही है, तो हमें एंटीजेनिक टेस्ट के लिए जाना चाहिए। जैसे कि हमारे हो गए विडाल टेस्ट, उसके लिए हमें सेकेंड वीक फॉलो करना चाहिए। दूसरी हफ्ता जो होती है उस टाइम हमें इस डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए। उससे भी ज़्यादा अगर ये डिजीज़ बढ़ रही है, तीसरी हफ्ता, चौथी हफ्ता ये ले रहा है, तो हमें डायग्नोसिस के लिए स्टूल कल्चर फॉलो करने चाहिए जब बीमारी के लक्षण तीसरे हफ्ते तक दिखाई दे रही है, और चौथे हफ्ते में हमें यूरिन कल्चर के लिए भी जाना चाहिए। ये सारे डायग्नोसिस आपको ईजिली लैबोरेटरीज़ में अवेलेबल हैं। जो लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली आप ये लैब में किए भी होंगे, तो इसको कोरिलेट करके आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो, आपको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। अब हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, क्या इसके उपचार हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हम लोग लेंगे। एंटीबायोटिक्स में जनरली जो फॉलो किए जाने वाला एंटीबायोटिक्स है वो हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड एजिथ्रोमाइसिन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सभी को पता होगा कि अगर डायरिया हो रहा है तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है, तो हमें रेगुलर बेसिस पे ORS, वाटर सॉल्यूशन, फ्लूइड हमें रेगुलर बेसिस पे अपने बॉडी में कंज्यूम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम लोग ट्रीटमेंट में फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड्स पे आप देख सकते हो, हाइड्रेशन, रेगुलर पानी पीते रहना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन वाले डाइट्स खाना पानी हमें लेना चाहिए, और साथ में जो इसका जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे हमें बचना चाहिए। जैसे कि हम इस हाइजीन वगैरह मेंटेन करें तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट की प्रिवेंशन, जैसे भी अभी मैं बता रही थी, प्रिवेंशन में फर्स्ट हमारा आता है वैक्सीनेशन, सैनिटेशंस। वैक्सीनेशन में हम टाइफाइड वैक्सीनेशंस पे जा सकते हैं जो हाई रिस्क ऑफ पॉपुलेशन को इस बीमारी से बचाता है, तो हम वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए भी जा सकते हैं। दूसरा है सैनिटेशन, हमें वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, RO के वाटर को फॉलो करना चाहिए। RO वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाइजीन एजुकेशन, जो कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं, वहाँ पे हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, इसके लिए क्लासेस रेगुलर बेसिस या एटलीस्ट वंस इन अ मंथ होनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स को हाइजीन वगैरह का पता लगे, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेजेस एरिया हैं, उन्हें सैनिटेशंस वगैरह का काफ़ी कम नॉलेज होता है, इसलिए हमें अवेयरनेस कैंप्स वगैरह भी रखना चाहिए। तो इससे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, और रोकने में हम कंप्लीट ग्लोबली इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो ये एजुकेशन हमें देते रहना चाहिए। तो ये था शॉर्ट नोट्स ऑन एंटेरिक फीवर, और इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स मटेरियल चाहिए तो आप टेस्टमेट के एप्लीकेशन पर जाइए,
वहाँ सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको वीडियोस, लेक्चर्स अलॉन्ग विद द नोट्स एंड जो भी मटेरियल्स हैं हमारे वो आपको मिलते रहेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर एंटेरिक फीवर. नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं विथ MCQs ऑफ एंटेरिक फीवर से रिलेटेड. क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे और आप उससे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो.